को नल हाइपोथेसिस जो टेस्ट करना है that is that the sample mean is equal to the population mean. हम यहाँ पे सैम्पल मीन को m लिख रहे हैं, पॉपुलेशन मीन मतलब हम लोगों को टेस्ट करना है कि जो हमें गिवन है क्या वो एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं है. ठीक है, दिस इज द नल हाइपोथेसिस दैट वी आर टेस्टिंग. पॉपुलेशन में हम लोगों को गिवन है कि ये एक नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसका मीन m है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और इसके साथ साथ हमें ये गिवन है कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को गिवन है. हमें टेस्ट करना है कि क्या m इक्वल टू एम नॉट है या नहीं है. ये हमारा नल हाइपोथेसिस है. अच्छा, क्विकली आंसर करो, अगर नल हाइपोथेसिस m इक्वल टू एम नॉट है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? Ma'am, m does not equal to m naught. यस, m इज नॉट इक्वल टू एम नॉट. सो इस केस में जो हम लोगों का टेस्ट करना होगा ना, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जब हम कन्वर्ट करते हैं z का वैल्यू, वो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस एम सॉरी x बार माइनस एम नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n, वेयर दिस, ये जो हमारा x मीन है ये सैंपल का है, m नॉट हम लोगों का पॉपुलेशन का है, ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, और जो n है वो सैंपल साइज है. सो इस केस के अंदर क्योंकि हम लोगों की ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है कि ये हमारा पॉपुलेशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक होएगा वो भी हम लोगों का एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होएगा, क्योंकि हमने इस सैंपल को पॉपुलेशन में से ही निकाला है जिसका मीन 0 होएगा और वेरिएंस 1 होएगा. ठीक है, सो हमें अगर क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें गिवन है जहाँ पे हमें टेस्ट करना है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि टेस्ट करो कि जो हमारा पॉपुलेशन मीन है वो 20 है, या जो भी उसने वैल्यू दी है, जो हमने ये m लिया है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला डालना है. आई होप आपको ये केस समझ आ गया है. कैन यू गाइज कन्फर्म? अभी मैं नेक्स्ट भी ऐसे ही कुछ 7 केसेस में लिखूंगी जिसमें हमें डिफरेंट चीज़ें गिवन होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी. इज इट क्लियर? क्या ये फर्स्ट केस क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो कि हम क्या कर रहे हैं, वो आप लोगों को समझ आ गया है. व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ? गाइस प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म. ओके, सो नेक्स्ट इज केस नंबर 2. अगेन जो हमारा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है दैट इज m इक्वल टू एम नॉट. पॉपुलेशन में हमको गिवन है कि ये हमारी एक नॉर्मल पॉपुलेशन है विद मीन एंड वेरिएंस, और बट इसके अंदर हमें ना दोनों ही चीज़ें, जो हमारा मीन है और जो हमारा वेरिएंस है, ये दोनों ही चीज़ें अननोन है. क्वेश्चन ने हमको दोनों ही चीज़ें नहीं दी हुई हैं. सो इस केस के अंदर जो हमारा स्टैटिस्टिक का z का फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी x माइनस x sorry x bar, and this will be mode. Okay, so this will be x bar minus m naught divided by small s divided by under root of n. स्मॉल s क्यों? क्योंकि हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस तो गिवन ही नहीं है, तो हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना होगा. इसका फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं, मैं फिर से लिख देती हूँ. वेयर दिस वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n summation of all the values xi minus x bar whole x bar square. So in this case we will say, यहाँ पे भी हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या लो आ रहा है, आवाज कम आ रही है मेरी. माय ऑडियो इज लेस. थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम. अच्छा, सो एक मिनट, आई जस्ट जॉइन विद माय एयरपॉड्स, गिव मी 1 सेकेंड. अब आ रही है आवाज?
now? Am I audible? Yes, ma'am. पर मेरे को तो बाहर से आवाज आ रही है, इसका मतलब एयरपोर्ट्स कनेक्ट नहीं हुए हैं. एनीवेज आई ट्राई टू बी लाउड. एयरपोर्ट्स शायद कनेक्ट नहीं हुए हैं. आई ट्राई टू बी लाउड. बाहर से भी काफी आवाज आ रही है बट इसको मैं रोक नहीं सकती हूँ. सम वर्क इज गोइंग ऑन किसी और के घर पे. एनीवे सो या अगर समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना. सो इन दिस केस हम लोगों का जो स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा दैट विल ऑल्सो बी नॉर्मल एंड इट विल फॉलो मीन 0. जब हमारा n का नंबर बढ़ता है हम लिख चुके हैं मीन विल टेंड टूवर्ड्स नॉट एंड वेरियंस विल टेंड टूवर्ड्स 1. दिस इज केस 2. केस 3 अगेन अगर हमें आप बोल रहे हैं कि अब हम लोगों को ये टेस्ट करना है कि हमें कोई वैल्यू गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन की दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट, और इसमें हमारा पॉपुलेशन गिवन है कि पॉपुलेशन एक नॉर्मल पॉपुलेशन है विद मीन एंड वेरिएंस, और यहाँ पे भी हम लोगों का जो ये मीन है और जो वेरिएंस है दोनों ही अननोन है. ठीक है, दोनों ही अननोन है. बट अब देखो आप ऊपर वाले केस में केस 2 में और केस 3 में डिफरेंस क्या है कि हमारा बाकी सारी चीजें तो सेम है जो क्वेश्चन में गिवन है पर हमारा नल हाइपोथेसिस अलग हो गया है. केस 2 में हमको मीन की टर्म्स में चेक करना था और केस 3 में हम लोग अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में चेक कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्योंकि अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में चेक कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स मीन की जगह हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन की जगह हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन अंडर रूट ऑफ 2 times of n. This will be the formula, and again because this sample is taken from a normal population therefore this sample will also follow a normal distribution. This was case 3. Then case 4, अगर हमको इस केस में सपोज चेक करना है रिग्रेशन इक्वेशन की टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा एक रिग्रेशन इक्वेशन है पॉपुलेशन का जो हम पढ़ चुके हैं y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, जहाँ पे ये बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा y का वैल्यू कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x वेरिएबल. तो हमको अब ये चेक करना है कि ये जो बीटा है जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू बीटा नॉट. सो इस केस के अंदर हमारा फॉर्मूला विल बी, देखो जो आपके मेन क्वेश्चंस आएंगे ना वो ऊपर वाले 3 केसेस में से आएंगे और जो हम 7th क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं उस केस से आएगा. बाकी के ये बीच वाले फॉर्मूले आपको फिर भी मालूम होने चाहिए बट जो आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं दैट इज फॉर केस 1, केस 2, केस 3 एंड द लास्ट केस दैट वी विल डिस्कस. तो ये तो डेफिनेटली मिस मत करना आप लोग. सो इस केस पे द फॉर्मूला विल बी स्मॉल b क्या हो जाएगा जो हमारा सैंपल का स्लोप कोफिशिएंट होएगा माइनस बीटा नॉट divided by sample standard deviation and this divided by summation of xi minus x bar whole square where this s square will be 1 divided by n minus 2 of x एंड ये जो हमारी सारी इक्वेशन हमने की थी ना रिग्रेशन में वही वाली सारी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है एंड वेयर दिस a is equal to y bar minus bx bar एंड b, a क्या है हमारा, a हम लोगों का है इंटरसेप्ट, b क्या हो जाएगा स्लोप अगर हम अपने सैंपल की टर्म्स में बात करते हैं तो. सो दिस विल बी इक्वल टू this will be equal to summation of xi minus x bar yi minus y bar divided by summation of xi minus x bar whole square. ये सारे फॉर्मूले हम लोग जो ये मैं लिखे हैं 1 2 3 ये सारे फॉर्मूले हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं. अगेन क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये गिवन होगा कि हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पॉपुलेशन है तो हमारा सैंपल भी नॉर्मल का ही हो जाएगा. ओके, दीज आर 4 केसेस. एक बार ये 4 केसेस आप लोग लिख लो, समझ लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो. देयर आर 3 more cases left. I'll write down those. Ask me if there is any doubt and let me know when you are done and things are clear to you.
Please confirm when you are done. Okay, Yash. All right. If anybody wants me to wait, please let me know. Otherwise, I'm moving on to the next page. Okay, Priya. So, अभी तक हमने बोला कि हम लोगों का जो पॉपुलेशन गिवन है वो हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन गिवन है. बट अब सपोज क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि एक बाइनोमियल पॉपुलेशन गिवन है with the population proportion equal to pi. ठीक है, बट ये पाई हम लोगों को अननोन है. वी डोंट नो व्हाट इज दिस पाई. सिर्फ पॉपुलेशन प्रपोर्शन हमें पता है कि ये एक पाई है, पर पाई की वैल्यू हमें नहीं पता है कि क्या है. सो हमें नल हाइपोथेसिस चेक करना है. जो क्वेश्चन बोलेगा कि ये पाई इक्वल टू पाई नॉट है. सो इस केस में हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक क्या हो जाएगा, p माइनस पाई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पाई नॉट 1 माइनस पाई नॉट डिवाइडेड बाय n. जहाँ पे ये जो मैंने p लिखा है, दिस p इज द सैंपल प्रपोर्शन. दिस p इज द सैंपल प्रपोर्शन. और इस सैंपल प्रपोर्शन के बेसिस पे हमें पॉपुलेशन प्रपोर्शन को टेस्ट करना है. तो ये स्मॉल p हमारा सैंपल प्रपोर्शन है और जो स्मॉल n है ये हम लोगों का सैंपल साइज है. ठीक है. और हम बाइनोमियल पॉपुलेशन में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब बाइनोमियल प्रपोर्शन में हमारा n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी होता है तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. दैट इज वाई हम लिखेंगे कि यहाँ पे सैंपल में भी अगर हमारा n का साइज इंक्रीज करेगा तो हम लोगों का जो पॉपुलेशन है जो सैंपल है वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल फॉलो करेगा. ठीक है. फिर हमने कोरिलेशन में बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्कस किया था. बाइवेरिएट टेबल. अब सपोज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन हम लोगों को गिवन है और बाइवेरिएट मतलब दो वेरिएबल, और हमें ये गिवन है कि इस पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं से रो. और ये जो रो है इसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन नहीं है. तो हमें टेस्ट करना है. सपोज क्वेश्चन बोलता है नल हाइपोथेसिस दैट दिस रो इज इक्वल टू 0. मतलब हमारा कोई भी कोरिलेशन नहीं है जो दो वेरिएबल हमें गिवन है उन दो वेरिएबल्स के बीच में. तो यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक जो हमें चेक करना होगा दैट विल बी दिस कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू रूट ऑफ n into root of n. और जो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है दिस r इज एक्चुअली सैंपल कोरिलेशन जो हमको गिवन है और इसको यूज करके हमें पॉपुलेशन कोरिलेशन के ऊपर कमेंट करना है. और ये जो हमारा n है दिस n इज सैंपल साइज. नाउ द अदर इम्पोर्टेंट केस इज दिस लास्ट केस, केस 7, जहाँ पे हमको गिवन है कि हमारी दो नॉर्मल पॉपुलेशन है. ये प्लीज अच्छे से समझ लेना. दो नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसका मीन हमें गिवन है m1 और m2. ठीक है. ये चीज हमें एज इन हम लोगों को हम इसको डिनोट कर रहे हैं m1 और m2 को. और इसका जो हमारा वेरिएंस है गिवन दैट देयर वेरिएंस इज इक्वल. दोनों में हम लोगों का वेरिएंस सेम है, आर इक्वल. सो हमें टेस्ट करना है m इक्वल टू एम नॉट कि दोनों का हमारा मीन सेम होएगा या नहीं होएगा, गिवन कि हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दोनों में सेम है. तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 बार माइनस x2 बार,
क्योंकि अब तो हम लोगों को ये गिवन नहीं है यहाँ पे जो हम पॉपुलेशन का मीन लेते हैं, डिवाइडेड बाय एस क्या हो गया हमारा सैंपल वेरिएंस। और जब आप इस एस को बेसिकली हमने कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी 1 प्लस n1 प्लस 1 सॉरी 1 डिवाइड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2। अदरवाइज हम क्या लेते थे, अदरवाइज हम ये चीज लेते हैं, है ना। तो अब हम लोगों ने इसको, क्योंकि अब यहाँ पे ये 2 सैंपल हो गए, तो हमने ब्रैकेट के बाद इसको एस को बाहर निकाल दिया। दिस इज व्हाट वी हैव डन। वेयर अगर और क्लियरली लिख देती हूँ कि अगर हम लोगों का ये एस स्क्वायर वेरिएंस होएगा तो एक्चुअली क्या होगा, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, जहाँ पे ये जो हम लोगों का s1 स्क्वायर है और जो हमारा ये s2 स्क्वायर है, ये 2 सैंपल्स का वेरिएंस है। these are sample variances. ओके अगेन, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल पॉपुलेशन है, तो जो हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक होएगा दैट विल आल्सो बी नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। एंड दिस 7th केस इज इम्पोर्टेंट, तो कुछ भी भूल जाओ बट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और 7th केस तो प्लीज मत भूलना, बाकी भी इफ यू कैन रिमेंबर इट विल बी गुड। Just note this down, ask me if there is any doubt, otherwise we'll solve few questions, जैसे questions आपके एग्जाम्स में expected है उस तरह के कुछ questions solve करेंगे आज भी and कल भी। So today and tomorrow's class will be devoted to solving the questions. Just let me know when you are done. Okay, Yash. Others, guys, are you not done yet? All right. Chalo, let us now start solving the questions, okay? So the first question is that a motor car company
claims that their car's average is 35 miles per gallon of gasoline. So this we need to catch, okay? Then it says that a random sample of 5 cars was tested. ठीक है, अब यहाँ पे हमें एकदम से देखो रैंडम सैंपल ऑफ 5, इसका मतलब हमारा n क्या हो गया, स्मॉल n 5 हो गया। सैंपल साइज ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन अगला आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब हमारा ये n क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, अच्छा, सो सैंपल वाज टेस्टेड and it was found to give an average of 32 miles to a gallon। तो ये जो हमारा 32 miles है, ये क्या हो गया हमारा x mean is now, as in this sample mean is 32, okay। Then the question says with a standard deviation of 1.2 gallons. So this 1.2 is the sample standard deviation, that is 1.2. Now the question says, should we accept the claim of the motor car company? अच्छा, अब आप लोग मुझे इसमें बताओ कि हम लोगों का यहाँ पे क्या चीज हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? नल हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? What should be the null hypothesis? एक बार क्वेश्चन पढ़ो और बताओ नल हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए। वेटिंग। What would be the hypothesis in this case? अरे बाबा, ये मोटर कार कंपनी, एम आई ऑडिबल? एक बार प्लीज रिस्पॉन्ड करो, ऑडिबल हूँ, उसका तो रिस्पॉन्ड कर दो। ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग कि मोटर कार कंपनी बोल रही है कि इनका जो एवरेज है ना वो 35 जाता है। ये इन्होंने बोला हमारी सारी गाड़ी का जो हमारा एवरेज अगर हम लेंगे तो 35 जाएगा। इसका मतलब क्या क्लेम कर रहे हैं? शुड वी एक्सेप्ट द क्लेम? इसका मतलब कि ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जो इनका मीन एवरेज है, पॉपुलेशन मीन, वो इज इक्वल टू 35 है। तो हम नल हाइपोथेसिस क्या लेंगे? मीन इज नॉट इक्वल टू 35। क्या ये चीज समझ आई है सबको? ये नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम हुआ है, ये समझ आया है सबको? प्लीज क्लैरिफाई, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब हम लोगों को देखो, हमने टेबल में लिखा था कि हम लोगों का वेरिएंस गिवन नहीं है हमें। अगर हमारा देखो, हमारा यहाँ पे दोनों चीजें, हम लोगों की दोनों चीजें, मीन भी नहीं पता हम लोगों को पॉपुलेशन का कितना है, हमें तो चेक करना है कि ये मीन जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके इक्वल है या नहीं है, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं पता पॉपुलेशन का। इसका मतलब ये केस 2 है और हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो वी विल जस्ट पुट इट नाउ। सो फॉर्मूला इज, इट इज इक्वल टू, अच्छा हम ये यहाँ पे मोड 2 ले रहे हैं, 2 ये जो हमने बार लिए हैं, क्योंकि एवरेज हमारा नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, पॉजिटिव में ही होगा। सो x माइनस एम नॉट, जो ये क्लेम कर रहे हैं, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n, and we say that this follows a normal distribution
क्योंकि यहाँ पे हमने रैंडम सैंपल बोला है जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, और हम लोगों को वैल्यूज गिवन है कि सैंपल का मीन 32 है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 है, सैंपल साइज जो हमने लिया है वो हम लोगों ने कितना 5 लिखा है मैंने, दिस इज 50 गाइस, दिस इज 50 नॉट 5, इसको प्लीज करेक्ट कर लो। सो दिस इज से 50। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सो इट विल बिकम z इक्वल टू x बार 32 माइनस 35 डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस 1/2 इंटू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 50। इसे आप सॉल्व करोगे सो योर आंसर शुड कम 17.75। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 17.75। मैंने आप लोगों को शायद कल वैल्यूज बताई थी कि हम लोगों का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप 5% और 1% पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करोगे ना, तो 5% पे हमारा वैल्यू आता है 1.96, ठीक है, और 1% पे हमारा वैल्यू आता है 2.576। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, जब हम इसको यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें ड्रॉ करेंगे, तो हम लोगों का ये तो आएगा, यहाँ पे आएगा, सपोज दिस इज आर 5% पे अगर हम देखते हैं तो दिस इज 1.96, जो एरिया हमारा आता है वैल्यू, और ये 5% पे, और अगर हम लोग यहाँ पे 1% पे देखते हैं तो आता है 2.576, पर हम लोगों का तो 17.75 आ रहा है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा इससे बड़ा हो गया है जो हमारी वैल्यू है। तो इस केस के अंदर क्या हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे दिस 17.75? मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि हम लोगों की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज ग्रेटर दैन द टैब्यूलेटेड वैल्यू। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू रिजेक्ट the null hypothesis that their cars give 35 miles। ये स्टेटमेंट लिख लेना, ये कंक्लूजन होता है हमारा, ठीक है गाइस। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो पूछ लो, ये क्वेश्चन 5-7 नंबर का आ जाता है। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें पूछी जाए तो पूरा का पूरा ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन 15 मार्क्स का भी बन जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, प्लीज आस्क, अगर किसी भी तरह के का कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। Just note this down. Let me know when things are clear to you and when you have done writing. We will solve another question. Okay, Yash. All right, Vishal. Chalo. If anybody wants me to wait, then let me know. Otherwise, I'm giving you another question, and this question you will solve yourself. So, the question says that in a sample of 1500, okay, the mean is found to be 18.5 and the standard deviation is
4.5. In another sample of 1000, okay, the mean is 20 and standard deviation is 4.0. All right. Then we say, assuming that the samples are independent. Can they arise from the same population? You need to check this. ठीक है, अब मुझे फटाफट ये बता दो कि यहाँ पे हम लोगों का नल हाइपोथेसिस क्या होगा और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा. पहले तो ये चीज मुझे क्विकली बता दो. क्वेश्चन पूछ रहा है कैन दे अराइज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन. कौन से वाला केस है यहाँ पे जो हमने टेबल में डिस्कस किया है? गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. बहुत कॉपी कर लिया आप लोगों ने. प्लीज टेल मी. मैं वेट कर रही हूँ. नल हाइपोथेसिस क्या होगा इसमें? कौन सा केस यूज करेंगे? प्लीज रिप्लाई. यस, 7th केस. सो व्हाट विल बी द नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? Guys, I'm waiting. What will be the null hypothesis? इतना क्लियरली लिखने के बाद भी आप लोगों को नहीं पता चल रहा है. टेबल में सारी चीजें लिखी हुई हैं. Why aren't you responding? ये सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में. उस टाइम मैं नहीं होंगी आपको नल हाइपोथेसिस बताने के लिए. अगर समझ आ गया पहले वाला क्वेश्चन, टेबल समझ आ गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है फिर? What will be the null hypothesis? Please respond. कर दूं फिर मैं क्लास खत्म? अपने आप कर लोगे ये क्वेश्चन? मतलब आप लोगों के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या होगा नल हाइपोथेसिस? ब्लैंक हो आप लोग. गलत बोलो, सही बोलो, पर बोलो तो सही. नहीं बोलना. विशाल. Yes, ma'am. बेटा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? Ma'am, I'm not able to. You are not able to what? बेटा क्वेश्चन पूछ रही हूँ. You are not able to what? To find the null hypothesis. आपने टेबल में क्या नल हाइपोथेसिस लिखा है इसका? विशाल एक बार देख के बताओगे? लिखा होगा ना आपने, जो मैंने अभी केस नंबर 7th में लिखवाया है. M equal to M naught given standard deviation equals to standard deviation. हाँ, तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे अगर हम दो मीन को बोल रहे हैं M1 इक्वल टू M2, हमें टेस्ट करना है. अगर हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, इतना ही तो है. इसमें इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम हो गई? एंड ऑल्टरनेट इज दैट इट इज नॉट इक्वल. अब इसके अकॉर्डिंग आप प्लीज फॉर्मूला अपने आप लगाओ, जो फॉर्मूला हमें केस नंबर 7 में गिवन है. एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर. Z का वैल्यू क्या आ रहा है? Z की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है? इसका आंसर बताओ मुझे. आई एम वेटिंग.
What is the value of this z? Use the formula. Formula is given. I'm hoping that you guys are solving the question. .33, yes, it is approximately 8.5, we can say 8.5 approximately, right, Yash? So we will use the formula that x1 bar minus x2 bar divided by s root of 1 n plus 2, जहाँ पे हम लोगों को x1 bar question में given है 18.5, x2 bar is given to be 20, s1 is given to be 4.5, s2 is given to be 4, and n1 is given to be 1500, n2 is given to be 1000. और तो हम लोगों का जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो 8.5 आएगी. अभी मैंने आपको बताया था कि 5% पे हम लोगों का वैल्यू 1.96 होता है एंड 1% पे हमारा वैल्यू 2.576 होता है. अगेन therefore we can say that since our calculated value is greater than the tabulated value, so we are going to reject the null hypothesis and we will conclude that these samples cannot be treated as arising from the same normal population. As arising from the same normal population. For the people who are still not able to solve, please note this down. We'll do few more questions tomorrow till the time you don't become comfortable with such type of questions, because these questions are very important. And just take 2 minutes. I'll take your attendance then. If something is not clear, please ask. मैम हाँ जी हमें फॉर्मूले में एस में क्या लेना है? बेटा, एस का फॉर्मूला, एक मिनट, एस का हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज योर एस स्क्वायर n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर. तो जो आपकी वैल्यू डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट लोगे ना, फिर अंडर रूट ऑफ ओके मैम. x. So I'll just take your attendance. You can note this down in the meantime.